आज की इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस की तरफ से आने वाले मंथली मैगजीन जून 2025 का दूसरा भाग इंटरनेशनल रिलेशंस। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। इंडिया एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में 26 जून 2025 को चीन के किंगदाओ शहर में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में भारत ने एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि बैठक बिना किसी संयुक्त बयान के खत्म हुई। एससीओ के नियमों के अनुसार कोई भी फैसला तभी लागू होता है जब सभी सदस्य देश सहमत हों। अगर एक भी देश आपत्ति जताता है तो बयान जारी नहीं होता। भारत के इनकार की वजह से ऐसा ही हुआ। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 2001 में बना था। इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और कई मध्य एशियाई देश जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। इसका मकसद है क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ना और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। भारत को 2005 में एससीओ में ऑब्जर्वर का दर्जा मिला और 2017 में इसे पूर्ण सदस्यता मिली। अब सवाल है, भारत ने संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया। इस दस्तावेज में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी गतिविधियों का जिक्र शामिल था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक गुट द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। भारत का कहना है कि कुछ देश आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन दस्तावेज में पहलगाम हमले को नजरअंदाज करना और बलूचिस्तान का जिक्र करना भारत को स्वीकार नहीं था। भारत के अटल सिद्धांत। भारत हमेशा से कहता आया है कि शांति और आतंकवाद एक साथ नहीं रह सकते। ये भारत का एक गैर परक्राम्य सिद्धांत है, यानी इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत ने एससीओ में साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना जरूरी है। एससीओ भारत के लिए क्या रणनीतिक अवसर देता है? मध्य एशिया के साथ संबंध बढ़ाना। एससीओ में मध्य एशियाई देश जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एससीओ का उपयोग कर सकता है। ये भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को भी पूरा करता है, जिसका लक्ष्य इन देशों के साथ व्यापार, संस्कृति और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है। आर्थिक और ऊर्जा सहयोग। मध्य एशियाई देशों में प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं। उदाहरण के लिए 2022 में कजाकिस्तान ने दुनिया की 43% यूरेनियम आपूर्ति दी थी। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इन देशों के साथ सहयोग बढ़ा सकता है, जैसे तेल, गैस और यूरेनियम के क्षेत्र में। क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना। भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए एससीओ देशों के साथ व्यापार और परिवहन को आसान बना सकता है। इंस्टीसी भारत को मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है, जिससे व्यापार तेज और सस्ता हो सकता है। पाकिस्तान और चीन के साथ बातचीत। भारत और इन देशों के बीच तनाव रहता है, लेकिन एससीओ एक ऐसा मंच है जहां भारत इनके साथ कूटनीतिक बातचीत बनाए रख सकता है। हाल ही में जून 2025 को किंगदाओ में हुई एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने अपनी बात मजबूती से रखी। इससे पता चलता है कि भारत एससीओ का उपयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए करता है। अब बात करते हैं भारत की एससीओ को लेकर चिंताओं की। चीन का प्रभाव। चीन चाहता है कि एससीओ एक चीन प्रधान संगठन बने जो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे। भारत बीआरआई का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये प्रोजेक्ट उसकी संप्रभुता और रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकता है। एससीओ का विस्तार। हाल ही में बेलारूस एससीओ का सदस्य बना। इससे एससीओ का वैश्विक प्रभाव तो बढ़ा, लेकिन इसका मूल फोकस, जो मध्य एशिया था, कमजोर हो सकता है। ज्यादा देशों के जुड़ने से एससीओ का ध्यान बंट सकता है और सदस्य देश दूसरी जगह सहयोग की तलाश कर सकते हैं। एससीओ की प्रभावशीलता। एससीओ के फैसलों को लागू करने की कोई गारंटी नहीं होती। ये संगठन कई बार सिर्फ चर्चा और बयानबाजी का मंच बन जाता है, जैसे गैर आंदोलन। उदाहरण के लिए आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई के बजाय सिर्फ बयान जारी होते हैं। एससीओ का पश्चिम विरोधी छवि। कुछ लोग एससीओ को पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप के खिलाफ एक समूह मानते हैं। इसमें चीन, रूस और ईरान जैसे देशों की मौजूदगी इसे और मजबूत करती है। भारत नहीं चाहता कि एससीओ को सिर्फ पश्चिम विरोधी मंच के रूप में देखा जाए, क्योंकि भारत का रुख संतुलित विदेश नीति का है। भारत एससीओ में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय सहभागिता को कैसे संतुलित करता है? राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना। भारत एससीओ में अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है, खासकर जब बात चीन के प्रभाव की हो।
उदाहरण के लिए 2023 में पाकिस्तान में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने उस हिस्से पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जिसमें चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन था। भारत बीआरआई का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी संप्रभुता और रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही ये भारत का पाकिस्तान चीन गठजोड़ के खिलाफ रुख भी दिखाता है। भारत ने एससीओ में साफ किया कि वह ऐसी किसी पहल का समर्थन नहीं करेगा जो उसके हितों के खिलाफ हो। सिद्धांतों के साथ चयनात्मक भागीदारी। भारत एससीओ के उन पहलुओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है जो उसके सिद्धांतों से मेल खाते हैं। जैसे एससीओ का रीजन एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करता है। भारत इसमें पूरी तरह शामिल है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ उसका रुख बहुत सख्त है। विकास केंद्रित मंच को बढ़ावा देना। भारत चाहता है कि एससीओ सिर्फ पश्चिम विरोधी समूह के रूप में न देखा जाए। इसके लिए भारत एससीओ में विकास से जुड़े क्षेत्रों पर जोर देता है। उदाहरण के लिए एससीओ में पारंपरिक चिकित्सा और स्टार्टअप्स व इनोवेशन पर सहयोग के लिए सबग्रुप बने हैं। भारत ने इनमें सक्रियता दिखाई है। 2024 में भारत ने एससीओ स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की जिसमें 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। इससे भारत ने एससीओ को एक सकारात्मक और विकासोन्मुख मंच के रूप में पेश किया। रूस के साथ मजबूत रिश्ते का उपयोग। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक दोस्ती है। एससीओ में भारत रूस के साथ मिलकर मुख्य एजेंडा आइटम्स पर सहयोग करता है। उदाहरण के लिए दोनों देश आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक साथ काम करते हैं। 2025 में रूस ने एससीओ के भीतर ऊर्जा सहयोग पर एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारत ने उसका समर्थन किया। इससे भारत अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हुए एससीओ में प्रभावी भूमिका निभाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करते हैं। एससीओ की शुरुआत 1996 में शंघाई 5 तंत्र से हुई थी। फिर 2001 में शंघाई सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने इसे आधिकारिक रूप से बनाया। अब इसके मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान दें। पहला, सदस्य देशों के बीच आपसी भरोसा, दोस्ती और अच्छे पड़ोस को मजबूत करना। दूसरा, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। तीसरा, एक नया लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और संतुलित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। अगला, इसके सदस्य देशों की बात करें। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान जो 2022 में शामिल हुआ और हाल ही में 2024 में बेलारूस शामिल हुआ। इसके अलावा 3 पर्यवेक्षक राज्य और 6 संवाद भागीदार भी हैं। अब संरचना समझें। सबसे ऊंचा निर्णय लेने वाला निकाय है राज्य प्रमुखों की परिषद। दूसरा महत्वपूर्ण निकाय है सरकार प्रमुखों की परिषद। इसके 2 स्थायी निकाय हैं, सचिवालय बीजिंग, चीन में और राष्ट्र ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एससीओ को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका को समझेंगे। एससीओ का वैश्विक महत्व। एससीओ लगभग 80% यूरेशियन भूभाग को कवर करता है, यानी यूरोप और एशिया का बड़ा हिस्सा। इसमें शामिल देश दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब है कि एससीओ एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली समूह है जो वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है। आर्थिक ताकत में वृद्धि। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा योगदान करते हैं। इसमें भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देश शामिल हैं। पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती। एससीओ उन बहुपक्षीय मंचों के विकल्प के रूप में उभर रहा है जो पश्चिमी देशों ने अपने हितों के लिए बनाए, जैसे कि नाटो या जी7। एससीओ में चीन, रूस, भारत और अन्य देश मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करती है। सुरक्षा के क्षेत्र में भूमिका। 2021 में नाटो गठबंधन, जिसका नेतृत्व अमेरिका करता था, के अफगानिस्तान से हटने के बाद वहां सुरक्षा का एक खालीपन आ गया। एससीओ इस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए एससीओ ने 2005 में अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया था जो काबुल के साथ क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखता है। 2025 में एससीओ ने एसीजी के तहत एक बैठक की जिसमें अफगानिस्तान में शांति और पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई। इससे एससीओ की क्षेत्रीय सुरक्षा में भूमिका और मजबूत हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस। जून 2025 में 6वें चीन दक्षिण एशिया सहयोग मंच के दौरान चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक की। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना था, जिसमें चीन ने नेतृत्व किया। ये चीन की दूसरी ऐसी पहल है क्योंकि इससे पहले मई 2025 में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी एक त्रिपक्षीय बैठक की थी। इन बैठकों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देना, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को अफगानिस्तान तक विस्तार करना और क्षेत्रीय संपर्क नेटवर्क को मजबूत करना शामिल है। साथ ही कुछ विश्लेषणों में चीन, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक गठजोड़ की बात भी सामने आई है,
खासकर अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के दौरान इनके समन्वित रुख से। ये गठजोड़ भारत के पारंपरिक प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं और अफगानिस्तान से बंगाल की खाड़ी तक एक रणनीतिक प्रभाव का चक्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है, ये त्रिपक्षीय गठजोड़ क्यों बन रहे हैं? इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला, ऐतिहासिक कारक। पाकिस्तान और चीन दोनों के भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और गहरी हुई। पाकिस्तान चीन को एक भरोसेमंद सहयोगी मानता है जो उसे भारत के खिलाफ आर्थिक और सैन्य मदद देता है। दूसरा, चीन की आक्रामक क्षेत्रीय नीति। चीन दक्षिण एशिया में अपने भूराजनीतिक प्रभाव को बढ़ा रहा है ताकि क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित कर सके और हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों तक पहुंच बनाए। उदाहरण के लिए, सीपीईसी के जरिए चीन ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच गया, जो उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा है। तीसरा, भारत के खिलाफ रणनीतिक संतुलन। बांग्लादेश जैसे देश चीन के साथ संबंधों का इस्तेमाल भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां की अंतरिम सरकार ने चीन के साथ सहयोग बढ़ाया, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। चौथा, बुनियादी ढांचा कूटनीति। चीन भारत के पड़ोसी देशों को तेजी से और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग दे रहा है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश के चटगांव और पायरा बंदरगाहों में चीन का निवेश बढ़ रहा है। इससे ये देश चीन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब भारत के लिए चिंताएं क्या हैं? पहली चिंता है भूरणनीतिक घेराबंदी। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हिंद महासागर में कई बंदरगाहों पर नियंत्रण बढ़ा रहा है, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, पाकिस्तान का ग्वादर और बांग्लादेश का चटगांव। अगर बांग्लादेश का क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ तो भारत का चिकन नेक क्षेत्र और कमजोर हो सकता है। दूसरी चिंता है भारत समर्थित क्षेत्रीय मंचों का कमजोर होना। ये त्रिपक्षीय गठजोड़ भारत के नेतृत्व वाले समूहों जैसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तीसरी चिंता है क्षेत्रीय प्रभाव में कमी। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश ने तीस्ता नदी परियोजना में चीन को शामिल करने की इच्छा जताई, जो भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। चौथी चिंता है भारत की कनेक्टिविटी पहल पर असर। बीआरआई और सीपीईसी के विस्तार से भारत की अपनी पहलें, जैसे बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल पहल और भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर, प्रभावित हो सकती हैं। भारत ने चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, लेकिन सीपीईसी का अफगानिस्तान तक विस्तार भारत के लिए रणनीतिक चुनौती है। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव। पाकिस्तान अपनी रक्षा जरूरतों के लिए ज्यादातर हथियारों के लिए चीन पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, JF-17 फाइटर जेट और ड्रोन प्रोग्राम में चीन की बड़ी भूमिका है। मालदीव। चीन ने मालदीव में चीन मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया और कई आवासीय परियोजनाओं में निवेश किया। 2024 में मालदीव की नई सरकार ने चीन के साथ रक्षा समझौता किया, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। नेपाल। चीन ने नेपाल में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया और ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए हैं, जैसे रेल और सड़क नेटवर्क। ये नेपाल को चीन के करीब ला रहे हैं। श्रीलंका। चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह विकसित किया और इसे 99 साल के लिए लीज पर लिया। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा है, जिससे चीन हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ा रहा है। बांग्लादेश। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया है। उदाहरण के लिए, 2025 में बांग्लादेश ने चीन से 2 पनडुब्बियां खरीदी। साथ ही चटगांव और पायरा बंदरगाहों में चीन का निवेश बढ़ रहा है। अब सवाल है, भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? इसके लिए 5 मुख्य रणनीतियां हैं। पहला, रणनीतिक साझेदारियों से जवाब। भारत को जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने का मंच है। 2025 में क्वाड ने समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत पर एक संयुक्त अभ्यास किया, जिसने भारत की स्थिति को मजबूत किया। दूसरा, विकास परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ परियोजनाओं को तेज करना होगा। विदेश मंत्रालय एक विशेष सेल बना सकता है जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों के साथ परियोजनाओं को समन्वयित करे। उदाहरण के लिए, भारत ने 2024 में भूटान के साथ गेलिफो माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया, जो एक मॉडल हो सकता है। तीसरा, क्षेत्रीय विकास कोष। भारत को बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय मंचों के तहत कनेक्टिविटी के लिए एक क्षेत्रीय विकास कोष बनाने की संभावना तलाशनी चाहिए। इससे सड़क, रेल और बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिल सकती है। भारत ने 2025 में बिम्स्टेक के तहत एक कनेक्टिविटी मास्टर प्लान प्रस्तावित किया, जो इस दिशा में कदम है। चौथा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों की समीक्षा। भारत को अपने क्षेत्रीय मंचों
जैसे BBIN और बिम्स्टेक की नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि ये बदलते क्षेत्रीय हालात के अनुरूप रहें। साथ ही भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और प्रभावी करना चाहिए। 2025 में भारत ने म्यांमार के साथ सितवे बंदरगाह प्रोजेक्ट को तेज किया, जो इस नीति का हिस्सा है। पांचवा, रिक के जरिए सहयोग। चीन और रूस ने हाल ही में रूस भारत चीन त्रिपक्षीय मंच को पुनर्जनन की इच्छा जताई है, जो 1990 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद निष्क्रिय हो गया। भारत को रिक में सावधानी से हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो चीन के साथ बातचीत बनाए रखे और अपनी स्वायत्तता भी बरकरार रखे। 2025 में रिक की एक प्रारंभिक बैठक हुई, जिसमें भारत ने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जोर दिया। निष्कर्ष में, जून 2025 में हुई चीन पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिपक्षीय बैठक दक्षिण एशिया की भूराजनीति में एक बड़ा बदलाव है। भारत को एक सक्रिय, समावेशी और संतुलित विदेश नीति अपनानी होगी। इसके लिए आर्थिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारियां और सांस्कृतिक जुड़ाव जरूरी हैं। भारत ने हाल ही में नेपाल और बांग्लादेश के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किए, जो क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इस मैगजीन का 8वां भाग कल्चर की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। इजराइल-ईरान कॉन्फ्लिक्ट। हाल ही में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। ये एक बड़ा हमला था। इस संघर्ष को 12 दिन का युद्ध कहा जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका दिया, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने भी जवाबी हमले जारी रखे। इजराइल के हमले। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये हमला तब हुआ जब IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ईरान ने 1974 के एक समझौते को तोड़ा है। ये पहली बार था जब 2006 के बाद IAEA के 35 सदस्य देशों ने ऐसा कहा। इजराइल की रक्षा। ईरान के जवाबी हमले से बचने के लिए इजराइल ने अपनी नई हवाई रक्षा प्रणाली बराक मागेन या लाइटनिंग शील्ड का इस्तेमाल किया। ये सिस्टम बहुत आधुनिक है और मिसाइलों को रोकने में मदद करता है। ईरान का जवाब। ईरान ने भी पलटवार किया और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इंच नाम दिया। इसमें ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिका की भूमिका। अमेरिका ने भी इस संघर्ष में हिस्सा लिया। उसने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। इसमें अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर सटीक हमले किए। नतांज ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। इन हमलों में अमेरिका ने GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम का इस्तेमाल किया। ये एक खास बम है जो जमीन के 200 फीट नीचे तक जा सकता है और फिर फटता है। ये बहुत शक्तिशाली है और गहरे ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। भारत का रुख। भारत ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की। भारत ने कहा कि कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे तनाव बढ़े। साथ ही भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की चर्चाओं में हिस्सा नहीं लिया, जहां इजरायल के हमलों की निंदा हुई थी। बराक मागेन या लाइटनिंग शील्ड क्या है? ये इजरायल की बराक MX मिसाइल रक्षा प्रणाली का खास संस्करण है। इसे नौसेना के जहाज़ों को हवाई खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है, जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। ये प्रणाली इजरायल के मौजूदा सिस्टम्स आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो और भविष्य के लेजर आयरन बीम के साथ मिलकर काम करती है। ये सारे सिस्टम मिलकर इजरायल को मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाते हैं। इजरायल-अमेरिका-ईरान तनाव के वैश्विक प्रभाव। परमाणु तनाव। इजरायल और अमेरिका के हमलों से परमाणु हथियारों को रोकने वाले वैश्विक नियम जैसे NPT कमजोर हो रहे हैं। ईरान ने IAEA के साथ सहयोग बंद कर दिया और NPT से हटने की योजना बना रहा है। इसका मतलब है कि ईरान खुलकर परमाणु हथियार बना सकता है। व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा। ईरान ने होर्मुज जलमरूमध्य को बंद करने का प्रस्ताव पास किया। ये जलमार्ग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके रास्ते दुनिया का 35% समुद्री तेल और 20% LNG जाता है। अगर ये बंद हुआ तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी और शिपिंग की लागत भी। अंडरसी केबल्स का खतरा। इजरायल, ईरान और लाल सागर जैसे क्षेत्रों के पास से कई महत्वपूर्ण इंटरनेट केबल्स गुजरते हैं, जैसे यूरोप इंडिया गेटवे और फ्लैग। 2024 में लाल सागर में 3 केबल्स क्षतिग्रस्त हुए, जिससे अफ्रीका, खाड़ी और दक्षिण एशिया में इंटरनेट की समस्याएं हुईं। शक्ति का शून्य। अगर ईरान कमजोर हुआ तो सीरिया, इराक और लेबनान में उसका प्रभाव कम होगा। इससे वहां नई अस्थिरता पैदा हो सकती है। ईरान अपनी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के जरिए इन क्षेत्रों में प्रभाव रखता है। भारत पर प्रभाव। व्यापार में कमी। भारत और ईरान का व्यापार 2017 में $14 बिलियन से घटकर 2024 में $1.4 बिलियन हो गया, क्योंकि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल आयात बंद किया। भारत और इजरायल का व्यापार भी 2022 में $11 बिलियन से घटकर 2024 में $3.75 बिलियन हो गया।
कूटनीतिक संतुलन। भारत का इजरायल और ईरान दोनों के साथ अच्छा रिश्ता है। इजरायल रक्षा और तकनीक में महत्वपूर्ण है, जबकि ईरान ऊर्जा और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए जरूरी है। भारत को दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट्स पर असर। भारत के चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। ये अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, ईरान के हमलों ने इजरायल के हाइफा बंदरगाह को नुकसान पहुंचाया, जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा है। भूराजनीतिक बदलाव। अगर ईरान कमजोर हुआ तो पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा। इससे भारत जैसे देशों के लिए स्वतंत्र नीति बनाने की जगह कम हो सकती है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। इजरायल में 28,000 और ईरान में 10,765 भारतीय हैं। तनाव बढ़ने से उनकी सुरक्षा को खतरा है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया ताकि इन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। निष्कर्ष, भारत के लिए इजरायल और ईरान दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये तनाव भारत के लिए एक जटिल चुनौती है। भारत अपनी कूटनीति से दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस मैगजीन का 7वां भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। ग्रुप ऑफ 7। जून 2025 को 51वां G7 समिट कनाडा के कनानास्किस, अल्बर्टा में हुआ। G7 7 बड़े और विकसित देशों का एक समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। ये देश हर साल मिलकर वैश्विक मुद्दों जैसे अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण पर चर्चा करते हैं। भारत को इसमें एक अतिथि देश के रूप में बुलाया गया था। भारत पिछले 6 सालों से लगातार G7 समिट में शामिल हो रहा है, हालांकि यह इसका सदस्य नहीं है। इस समिट के दौरान भारत और कनाडा ने अपने रिश्तों को बेहतर करने का फैसला किया। दोनों देशों ने अपने हाई कमिश्नर को जल्दी वापस भेजने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट यानी EPTA पर बातचीत फिर से शुरू की। यह भविष्य में एक बड़ा व्यापार समझौता, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या CEPA कहते हैं, की ओर पहला कदम हो सकता है। समिट के मुख्य परिणाम क्या रहे? कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर। इसमें जंगलों की आग से निपटने के लिए एक खास योजना बनाई गई। इसमें स्थानीय और आदिवासी ज्ञान का उपयोग, जंगलों का सही प्रबंधन और लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। भारत ने भी इस चार्टर का समर्थन किया। G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। यह योजना महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम और कोबाल्ट की आपूर्ति को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए है। ये खनिज बैटरी और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। भारत ने इस योजना का भी समर्थन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर 2 बड़े कदम। G7 ने GovAI ग्रैंड चैलेंज शुरू किया, जिसका मकसद सरकारों में AI का सही इस्तेमाल बढ़ाना है। साथ ही G7 AI नेटवर्क, जिसे गेन कहा जाता है, बनाया गया ताकि AI पर सभी देश मिलकर काम कर सकें। G7 की शुरुआत कैसे हुई? G7 की शुरुआत 1975 में हुई थी, जब दुनिया में ऊर्जा संकट आया था। 7 बड़े विकसित देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा ने मिलकर आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए इस समूह को बनाया। पहले इसे G6 कहा जाता था, फिर कनाडा के शामिल होने से G7 बना। 1998 से 2014 तक रूस इसका हिस्सा था, तब इसे G8 कहा जाता था। लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसे G7 से हटा दिया गया। G7 हर साल मिलता है ताकि वैश्विक मुद्दों जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीतियों पर चर्चा कर सके। यह एक अनौपचारिक समूह है जो बड़े फैसले लेता है। G7 आज क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, वैश्विक सुरक्षा। उदाहरण के लिए, यूक्रेन संकट में G7 ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन को रूस की जमी हुई संपत्तियों से वित्तीय मदद दी। चीन के बारे में 2025 में G7 ने ताइवान के प्रति चीन के दबाव की निंदा की और वन चाइना पॉलिसी का जिक्र हटाया। साथ ही G7 ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू की, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर प्रभाव। G7 संयुक्त राष्ट्र, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संगठनों के एजेंडे को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यह OECD G20 के साथ मिलकर टैक्स नियमों को बेहतर करता है ताकि कंपनियां अनुचित टैक्स लाभ न ले सकें। साथ ही 1989 में G7 ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई, जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम करता है। टिकाऊ और डिजिटल विकास। G7 ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिरोशिमा AI प्रोसेस को बढ़ावा देता है। यह AI के नैतिक उपयोग, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर जोर देता है। साथ ही G7 क्लाइमेट क्लब 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए काम करता है। ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ा। G7 भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे गैर सदस्य देशों को बुलाता है ताकि उनकी आवाज भी सुनी जाए।
उदाहरण के लिए भारत 2025 के G7 समिट में अतिथि देश था। G7 को लोकतंत्रों का क्लब क्यों कहते हैं? G7 नियमाधारित वैश्विक व्यवस्था, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है। यह चीन और रूस जैसे तानाशाही देशों के खिलाफ एकजुट रहता है। उदाहरण 2025 के G7 समिट में भारत ने कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर और क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान का समर्थन किया। साथ ही भारत और कनाडा ने व्यापार और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात की। G7 के सामने क्या चुनौतियां हैं? पहली चुनौती है आर्थिक प्रभाव में कमी। 1980 के दशक में G7 का वैश्विक जीडीपी में हिस्सा लगभग 70% था, जो 2021 तक घटकर 44% रह गया। उभरती अर्थव्यवस्थाएं जैसे चीन और भारत अब आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही हैं। सर्वसम्मति से फैसले लेना। G7 में सभी देशों की सहमति जरूरी होती है, जो तेज फैसले लेने में रुकावट बनती है। उदाहरण के लिए 2025 के 51वें G7 समिट में अमेरिका के विरोध के कारण यूक्रेन युद्ध पर मजबूत बयान जारी नहीं हो सका। कानूनी अधिकार की कमी। G7 एक अनौपचारिक समूह है, जिसके पास स्थायी सचिवालय या बाध्यकारी कानूनी ढांचा नहीं है। इसके फैसले लागू करना देशों की मर्जी पर निर्भर करता है। जैसे 2025 का कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर स्वैच्छिक है। ग्लोबल साउथ की कम भागीदारी। G7 में भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया जैसे उभरते देशों और अफ्रीकी यूनियन जैसे समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं है। वैकल्पिक समूहों से प्रतिस्पर्धा। ब्रिक्स प्लस जैसे समूह G7 के मुकाबले ज्यादा समावेशी हैं और ग्लोबल साउथ का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिए G7 में रणनीतिक हित। पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच संतुलन। भारत G7 के विकसित देशों और ग्लोबल साउथ के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। आर्थिक और तकनीकी सहयोग। भारत G7 के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप का समर्थन करता है, जो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के लिए निवेश करता है। लोकतंत्र और रणनीतिक महत्व। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक मजबूत लोकतंत्र है। इससे G7 में उसकी आवाज प्रभावशाली बनती है। द्विपक्षीय बातचीत का मंच। उदाहरण के लिए 2025 के G7 समिट में भारतीय प्रधानमंत्री ने कनाडाई प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाया। निष्कर्ष। G7 को और समावेशी होना चाहिए और आज की वैश्विक व्यवस्था के हिसाब से एजेंडा तय करना चाहिए। भारत के लिए ये चुनौतियां अवसर भी हैं। वह निष्पक्ष और समावेशी फैसले लेने की वकालत कर सकता है और ग्लोबल साउथ व विकसित देशों के बीच की खाई को कम कर सकता है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स। हाल ही में 2025 में पेरिस में एक छोटी मिनिस्ट्रियल बैठक हुई, जहां भारत ने WTO में सुधार की मांग की। ये बैठक 2026 में कैमरून में होने वाली 14वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए थी। भारत का कहना है कि WTO को और पारदर्शी, निष्पक्ष और विकासशील देशों के लिए मददगार बनाना चाहिए, ताकि वैश्विक व्यापार में सभी को बराबर मौका मिले। सबसे पहले WTO क्या है? WTO यानी विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार को आसान और निष्पक्ष बनाने में मदद करता है। 1995 में मार्राकेश समझौते के बाद इसे बनाया गया। ये उस जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी गट का नया रूप था, जो पहले से था। गट को और बेहतर करने के लिए 1986 से 1994 तक उरुग्वे राउंड की बातचीत हुई, जिससे WTO बना। ये कई जरूरी काम करता है। पहला, ये व्यापार समझौतों को लागू करता है ताकि देश उनके नियमों का पालन करें। दूसरा, ये देशों को आपस में व्यापार की नई शर्तों पर बात करने का मंच देता है। तीसरा, अगर दो देशों में व्यापार को लेकर झगड़ा हो तो WTO उसे सुलझाता है। चौथा, ये देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है। और आखिरी, ये विकासशील देशों को व्यापार में मजबूत करने में मदद करता है। 166 देश इसके सदस्य हैं, जो दुनिया के 98% व्यापार को कवर करते हैं। भारत भी 1995 से इसका सदस्य है। निर्णय कैसे लिए जाते हैं? WTO में फैसले सर्वसम्मति से होते हैं, यानी सभी देशों को सहमत होना पड़ता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो हर 2 साल में मिलती है और बड़े फैसले लेती है। इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। सबसे पहले WTO के 3 बड़े छाते समझौते हैं: माल, सेवाएं और बौद्धिक संपदा। माल के लिए है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी गट। यह समझौता देशों के बीच माल के आयात निर्यात पर टैरिफ और कोटा तय करता है, खासकर कृषि उत्पादों के लिए। सेवाओं के लिए है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग, संचार, पर्यटन, पेशेवर सेवाएं जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। बौद्धिक संपदा के लिए है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स। यह कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट जैसे अधिकारों को शामिल करता है। अब अतिरिक्त दिशा निर्देश और सिद्धांत देखते हैं। माल के लिए कृषि पर समझौता,
स्वच्छता और पादप स्वास्थ्य उपाय समझौता, एंटी डंपिंग समझौता और ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यानी ट्रिम्स है। सेवाओं के लिए MFN यानी सबसे अनुकूल राष्ट्र उपचार, हर किसी के लिए समान पहुंच, बाजार में प्रवेश और राष्ट्रीय उपचार शामिल है। बौद्धिक संपदा के लिए अपने और विदेशी नागरिकों के साथ समान व्यवहार यानी MFN उपचार है। हाल ही में जुलाई 2025 में WTO ने कुछ देशों के साथ नई व्यापार नीतियों पर चर्चा की है, जो माल और सेवाओं के व्यापार को और आसान बनाएगी। भारत इसे और बेहतर बनाने के लिए क्या चाहता है? पहला, गैर टैरिफ बाधाएं यानी एंटीबीज, जो बाजार तक पहुंच को रोकती हैं, जैसे आयात लाइसेंस, तकनीकी मानक या जटिल कस्टम प्रक्रियाएं। ये चीजें व्यापार को मुश्किल बनाती हैं और भारत इन्हें कम करना चाहता है। दूसरा, गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं से होने वाली समस्याएं। उदाहरण के लिए चीन जैसे देशों में सरकार अपनी कंपनियों को इतना समर्थन देती है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बिगड़ जाती है। WTO के मौजूदा नियम इन समस्याओं को पूरी तरह रोक नहीं पाते। भारत चाहता है कि इन पर सख्त नियम बने। तीसरा, WTO की विवाद निपटान प्रणाली को ठीक करना। 2016 से ये प्रणाली रुकी हुई है क्योंकि अमेरिका अपील बॉडी में नियुक्तियों का विरोध कर रहा है। भारत चाहता है कि ये प्रणाली फिर से शुरू हो ताकि व्यापार विवाद जल्दी सुलझें। लेकिन भारत को मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट यानी MPIA पर भरोसा नहीं है। अब कुछ और महत्वपूर्ण मांगे। भारत जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स यानी JSIs को लेकर सतर्क है। ये ऐसे समझौते हैं जिनमें कुछ देश ही हिस्सा लेते हैं, जिससे बाकी देशों के साथ नाइंसाफी हो सकती है। कुछ देश चाहते हैं कि JSIs को WTO के बड़े नियमों में शामिल किया जाए, लेकिन भारत इसका विरोध करता है क्योंकि ये WTO की एकता को तोड़ सकता है। मिसाल के तौर पर भारत ने चीन के नेतृत्व वाली निवेश सुविधा वार्ता में हिस्सा लेने से मना कर दिया। खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रमों के लिए स्थायी समाधान। 2013 में एक अस्थायी पीस क्लॉज बना, जिसके तहत विकासशील देश अपने खाद्यान्न भंडारण के लिए सब्सिडी दे सकते हैं बिना WTO में कानूनी चुनौती का सामना किए। भारत इसे स्थायी करना चाहता है। मछली पकड़ने की समस्या। 2022 में मछली पकड़ने पर एक समझौता हुआ, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि 2/3 सदस्य देशों की सहमति नहीं मिली। भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है और उसने कुछ चिंताएं उठाई हैं, जैसे विकासशील देशों के लिए 25 साल का ट्रांजिशन समय, साथ ही प्रदूषक भुगतान और साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत, यानी जिन देशों ने पहले ज्यादा सब्सिडी दी और बड़े पैमाने पर मछली पकड़ी, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। कौन से मुद्दे WTO में बहस का कारण हैं? विकासशील देशों की स्थिति को परिभाषित करने का कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। भारत विशेष और भिन्न व्यवहार यानी SDT में बदलाव का विरोध करता है, जबकि अमेरिका जैसे देश चीन के खुद को विकासशील देश कहने का विरोध करते हैं। ये एक बड़ा विवाद है। अब कुछ उभरते हुए मुद्दे। पहला, नियामक बदलाव, जैसे यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो निम्न मध्यम आय वाले देशों पर ज्यादा असर डालेगा। इससे उनके लिए नियमों का पालन करना महंगा और जटिल हो जाएगा। दूसरा, भू राजनीतिक बदलाव और संरक्षणवादी नीतियां। उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध, जो वैश्विक व्यापार को प्रभावित करता है। तीसरा, नए कॉन्सेप्ट्स, जैसे डेटा गोपनीयता, सीमा पार डेटा प्रवाह, डिजिटल सेवाओं पर कर और जलवायु परिवर्तन। इन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले विकासशील देशों को निर्णय लेने में उनकी बात सुननी चाहिए। उनकी चिंताओं को, जैसे सांस्कृतिक सब्सिडी और बौद्धिक संपदा, पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा, गैर टैरिफ बाधाओं यानी एंटीबीज की निगरानी और सूचना प्रणाली को मजबूत करना, ताकि पारदर्शिता बढ़े और दुरुपयोग कम हो। तीसरा, प्लूरिलेटरल समझौतों से होने वाले बिखराव को रोकने के लिए स्पष्ट नियम बनाना, ताकि ये बहुपक्षीय प्रणाली को कमजोर न करें। चौथा, विवाद निपटान के लिए वैकल्पिक अस्थायी मॉडल तलाशना। पांचवा, सरकारी कंपनियों और औद्योगिक सब्सिडी से होने वाले व्यापारिक विकृतियों को रोकना, ताकि सभी के लिए समान अवसर हों। छठा, पेरिस समझौते के साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां जैसे सिद्धांतों को अपनाना, ताकि विकासशील देशों पर अनुचित व्यापारिक दबाव न पड़े। अंत में, WTO ने नियमाधारित वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन गैर टैरिफ बाधाएं, व्यापारिक विकृतियां और रुका हुआ विवाद निपटान तंत्र इसकी प्रभावशीलता को कम कर रहे हैं। भारत की सुधार मांगें कई विकासशील और अल्पविकसित देशों की आकांक्षाओं को दर्शाती हैं, जो एक निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी व्यापार प्रणाली चाहते हैं। इस मैगजीन का चौथा भाग सिक्योरिटी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इस साल ECOWAS ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई, इसलिए ये खबरों में है। ECOWAS क्या है? ये पश्चिम अफ्रीकी देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 28 मई 1975 को लागोस संधि के माध्यम से 15 देशों ने की थी।
इसका मुख्यालय नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में है। जून 2025 तक एकोवास में 12 देश हैं। ये हैं बेनिन, काबो वर्डे, कोट डी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो। पहले इसमें बर्किना फसो, माली और नाइजर भी थे, लेकिन उन्होंने जनवरी 2025 में एकोवास छोड़ दिया। इसका मुख्य लक्ष्य पश्चिम अफ्रीका में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। ये लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और पूरे अफ्रीका के विकास में योगदान देना चाहता है। एकोवास ने 1990 में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया और जनवरी 2015 में एक सामान्य बाहरी टैरिफ लागू किया। अब बात करते हैं भारत और एकोवास के संबंधों की। भारत 2004 से एकोवास में पर्यवेक्षक है। एकोवास ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है। भारत और एकोवास के बीच दक्षिण सहयोग भी है। भारत ने पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्रीय विकास में मदद की है। उदाहरण के लिए एकोवास के नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता केंद्र और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच एक समझौता हुआ है जो नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाता है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो 2006 में भारत ने एकोवास को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जो भारत के फोकस अफ्रीका प्रोग्राम को समर्थन देती है। ये प्रोग्राम 2002-03 में शुरू हुआ था ताकि भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्रों को बढ़ावा मिले। अंत में एकोवास अपनी छठी दशक में प्रवेश कर रहा है और एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इसने एकीकरण, शांति स्थापना और मानव विकास में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन आंतरिक बिखराव, राजनीतिक अस्थिरता और नागरिकों से दूरी जैसे मुद्दे इसके भविष्य को चुनौती दे रहे हैं। इस मैगजीन का पहला भाग पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस साल 5 नए गैर अस्थायी सदस्य चुने गए हैं: बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लाटविया और लाइबेरिया। ये देश यूएनएससी में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। यूएनएससी क्या है? यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। इसे 1945 में यूएन चार्टर के तहत बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें P5 कहते हैं। ये हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। बाकी 10 गैरस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें हर 2 साल में चुना जाता है। अब बात करते हैं यूएनएससी में सुधार की। G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने यूएनएससी में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। लेकिन क्यों? पहला, स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का दुरुपयोग होता है। दूसरा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कम है। तीसरा, ये आज की वैश्विक स्थिति को ठीक से नहीं दर्शाता। प्रस्तावित सुधार क्या है? सदस्यों की संख्या बढ़ाना। 11 स्थायी और 14 से 15 गैर स्थायी सदस्य करने का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय समानता। अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और पश्चिमी यूरोप जैसे क्षेत्रों को 6 नए स्थायी सीटें दी जाएंगी। नए स्थायी सदस्यों को शुरू में वीटो पावर नहीं मिलेगा। इस नियम की समीक्षा 15 साल बाद होगी। अब कुछ हाल की खबरें। पाकिस्तान को 2025 के लिए यूएनएससी की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और काउंटर टेररिज्म समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। तालिबान प्रतिबंध समिति क्या है? ये समिति 2011 में यूएनएससी रेजोल्यूशन 1988 के तहत बनी थी। इसका काम है तालिबान से जुड़े लोगों, समूहों या संगठनों पर प्रतिबंधों की निगरानी करना जो अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता के लिए खतरा हैं। काउंटर टेररिज्म समिति क्या है? ये समिति 2001 में 9/11 हमलों के बाद यूएनएससी रेजोल्यूशन 1373 के तहत बनी थी। इसमें यूएनएससी के सभी 15 सदस्य शामिल हैं। इसका काम है देशों की आतंकवाद के खिलाफ कोशिशों की निगरानी करना, जैसे आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, आतंकियों से जुड़े फंड्स को फ्रीज करना और देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भारत को 2026 से 2028 के लिए एकोसॉक का सदस्य चुना गया है। सदस्यता कैसे बंटी है? एकोसॉक की सदस्यता क्षेत्रीय आधार पर 5 समूहों में बंटी है: अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और पश्चिमी यूरोप व अन्य देश। भारत एशिया पैसिफिक समूह के तहत चुना गया है, जिसमें चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हैं। इस समूह के लिए 4 सीटें थीं। एकोसॉक क्या है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। एकोसॉक संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। इसे 1945 में स्थापित किया गया था। इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा 3 साल के लिए चुनती है। हर साल 18 नए सदस्य चुने जाते हैं। एकोसॉक का उद्देश्य क्या है? ये परिषद 3 मुख्य क्षेत्रों में काम करती है: आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास। इसका मतलब है कि ये टिकाऊ विकास को बढ़ावा देती है।
ये संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों और विशेष एजेंसियों के काम को समन्वय करती है। साथ ही ये यूएन और इसके सदस्य देशों को नीतिगत सुझाव देती है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। यूएस पुल्स फंडिंग फ्रॉम गवी द वैक्सीन अलायंस। जून 2025 को अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने गवी के एक फंडिंग कार्यक्रम में कहा कि गवी और डब्ल्यूएचओ ने टीकों की सुरक्षा पर सवालों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि जब तक गवी टीकों की सुरक्षा पर नए सिरे से विचार नहीं करता, अमेरिका फंडिंग नहीं देगा। गवी ने जवाब दिया कि उनकी प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है और वे डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों के आधार पर काम करते हैं। गवी द वैक्सीन अलायंस क्या है? गवी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 2000 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे गरीब देशों में बच्चों को नए और कम उपयोग वाले टीकों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ये संगठन डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे साझेदारों के साथ मिलकर काम करता है। गवी ने अब तक 1.1 अरब बच्चों को टीके लगवाने में मदद की है और लगभग 19 मिलियन मौतों को रोका है। अमेरिका का वैश्विक गठबंधनों से हटने का रुझान। हाल के वर्षों में अमेरिका ने कई वैश्विक गठबंधनों और संस्थानों से खुद को अलग किया है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, पेरिस जलवायु समझौता, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी। अमेरिका एक वैश्विक महाशक्ति है, इसलिए इसका इन संगठनों से हटना अंतर्राष्ट्रीय शासन पर बड़ा प्रभाव डालता है। अमेरिका के हटने के प्रभाव। अब देखते हैं कि अमेरिका के इस कदम से क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। बहुपक्षीय व्यवस्था का कमजोर होना। अमेरिका का वैश्विक संगठनों से हटना नियमाधारित विश्व व्यवस्था को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए इजरायल ने भी यूएन मानवाधिकार परिषद से अपनी भागीदारी वापस ले ली है। इससे वैश्विक सहयोग कम हो सकता है। जलवायु कार्रवाइयों पर असर। 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल दर्ज किया गया। अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है। पेरिस समझौते से हटने से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयास कमजोर हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए फंडिंग की कमी। अमेरिका डब्ल्यूएचओ के कुल फंड का लगभग 15% देता था। गवी से फंडिंग वापस लेने से गरीब देशों में टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित होंगे। गवी का अनुमान है कि इससे अगले 5 साल में 7.5 करोड़ बच्चे नियमित टीकाकरण से वंचित रह सकते हैं, जिससे 12 लाख से ज्यादा बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। नेतृत्व का खालीपन। अमेरिका के हटने से नेतृत्व का खालीपन पैदा हो सकता है, जिसे चीन जैसे देश भर सकते हैं। इससे भारत जैसे देशों का वैश्विक संगठनों में निर्णय लेने में प्रभाव कम हो सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। चीन ने आयोमेड की स्थापना के लिए संधि को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। संगठन इस साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में काम शुरू कर सकता है। ये हांगकांग को अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान केंद्र के रूप में मजबूत करेगा और वैश्विक शांति को बढ़ावा देगा। आयोमेड क्या है? आयोमेड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे चीन ने मई 2025 को हांगकांग में औपचारिक रूप से स्थापित किया। इसका मुख्यालय हांगकांग के वान चाई में पुराने पुलिस स्टेशन में होगा, जिसे अभी नवीनीकरण किया जा रहा है। ये संगठन दुनिया का पहला अंतरसरकारी संगठन है जो विशेष रूप से मध्यस्थता के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। आयोमेड का उद्देश्य क्या है? आयोमेड का मुख्य लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हल करना। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 का पालन करता है, जो कहता है कि विवादों को बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाना चाहिए। ये संगठन जीत हार की मानसिकता को पीछे छोड़कर सभी पक्षों के लिए लाभकारी समाधान ढूंढने पर जोर देता है। आयोमेड के सदस्य। 33 देशों ने आयोमेड की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए और ये इसके संस्थापक सदस्य बने। इनमें शामिल हैं चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, कंबोडिया, लाओस, सर्बिया, अल्जीरिया, सूडान और जिबूती। ज्यादातर सदस्य देश एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन क्षेत्र से हैं, जो दर्शाता है कि ये संगठन गैर पश्चिमी देशों पर केंद्रित है। 85 देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लिया। आयोमेड किन विवादों को सुलझाएगा? आयोमेड 3 प्रकार के विवादों पर काम करेगा। देशों के बीच विवाद जैसे सीमा विवाद या राजनयिक मुद्दे। देश और दूसरे देश के नागरिकों के बीच विवाद जैसे निवेश से जुड़े मामले। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद जैसे निजी कंपनियों के बीच व्यापारिक मतभेद। ये सेवाएं स्वैच्छिक हैं और सभी पक्षों की सहमति से दी जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इंडिया के किर्गिस्तान बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। 5 जून 2025 को नई दिल्ली में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और किर्गिस्तान के विदेश मंत्री जीनबेक कुलुबायेव मोल्डोकानोविच ने इस संधि को लागू करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और रैटिफिकेशन के दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। भारत किर्गिस्तान बिट क्या है? भारत और किर्गिस्तान ने 14 जून 2019 को बिश्केक में एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए।
ये संधि 5 जून 2025 से लागू हो गई है। ये नई संधि 12 मई 2000 की पुरानी संधि की जगह लेती है, जिससे दोनों देशों के बीच निवेश की सुरक्षा में निरंतरता बनी रहे। बिट का उद्देश्य क्या है? इस संधि का लक्ष्य है दोनों देशों के निवेशकों के हितों को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा करना। ये निवेशकों के अधिकारों और दोनों देशों की सरकारी नियामक शक्तियों के बीच संतुलन बनाती है। साथ ही ये एक पारदर्शी और मजबूत निवेश माहौल बनाती है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाएगी। बिट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? संपत्ति की परिभाषा। इस संधि में निवेश की परिभाषा उद्यमाधारित है। इसमें शामिल और बाहर की गई संपत्तियों की सूची दी गई है। निवेश की विशेषताओं में पूंजी निवेश, मुनाफे की उम्मीद, जोखिम और मेजबान देश के विकास में योगदान शामिल है। उदाहरण इसमें शेयर, बॉन्ड, लाइसेंस और दीर्घकालिक अनुबंध शामिल हैं। लेकिन पोर्टफोलियो निवेश, सरकारी ऋण और व्यावसायिक बिक्री से जुड़े दावे शामिल नहीं हैं। नीतिगत छूट। संधि में स्थानीय सरकार, सरकारी खरीद कर और अनिवार्य लाइसेंस जैसे मामलों को बाहर रखा गया है। इससे सरकार को अपनी नीतियां बनाने की स्वतंत्रता मिलती है। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज हटाया गया। पहले MFN क्लॉज के तहत निवेशक मेजबान देश की अन्य संधियों के बेहतर प्रावधानों का लाभ ले सकते थे। इसे हटाने से सभी निवेशकों को एक समान व्यवहार मिलेगा, जिससे नीतियों में स्थिरता आएगी। सामान्य और सुरक्षा अपवाद। संधि में सामान्य अपवाद शामिल हैं, जैसे पर्यावरण की रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना। सुरक्षा अपवादों में देश की आवश्यक सुरक्षा हितों की रक्षा शामिल है। इससे सरकार को नीतिगत लचीलापन मिलता है। विवाद समाधान तंत्र। निवेशकों को पहले स्थानीय अदालतों या प्रशासनिक निकायों में समाधान की कोशिश करनी होगी। अगर 3 साल में समाधान नहीं होता, तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का रास्ता खुलता है। इससे वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा मिलता है। आप इस ग्राफिक के जरिए इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। जून 2025 में नीस, फ्रांस में हुई IALA काउंसिल की दूसरी सत्र में भारत ने लाइट हाउस संरक्षण, IoT प्रोटोकॉल और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा में योगदान दिया। भारत ने सभी सदस्य देशों को मुंबई में होने वाले 2025 और 2027 के आयोजनों के लिए आमंत्रित किया। IALA क्या है? IALA की स्थापना 1957 में एक गैरसरकारी संगठन के रूप में हुई थी, जिसका नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी। अगस्त 2024 को 34 देशों के अनुमोदन के बाद ये एक अंतरसरकारी संगठन बन गया। इसका मुख्यालय सेंट जर्मेनेन-ले, पेरिस के पास, फ्रांस में है। IALA की संरचना। जनरल असेंबली ये हर 4 साल में मिलती है और संगठन की प्राथमिकताएं तय करती है। काउंसिल 24 सदस्यों का कार्यकारी निकाय, जो साल में 2 बार मिलता है और निर्णय लेता है। भारत 1980 से इसका सदस्य है। सदस्यता। IALA के 200 सदस्य हैं, जिनमें 80 राष्ट्रीय प्राधिकरण और 60 वाणिज्यिक कंपनियां शामिल हैं। IALA का मुख्य लक्ष्य है दुनिया भर में समुद्री नेविगेशन साधनों को बेहतर और एक समान बनाकर जहाजों की सुरक्षित, किफायती और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करना। इसका नारा है सक्सेसफुल वॉयजेस, सस्टेनेबल प्लैनेट, जो सुरक्षित यात्राओं और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देता है। IALA का कार्यक्षेत्र क्या है? वैश्विक नेविगेशन सिस्टम को एक समान करना, लाइट हाउस, बॉयस और डिजिटल सिस्टम जैसे वेसल ट्रैफिक सर्विसेज को मानकीकृत करना, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, समुद्री दुर्घटनाओं को कम करना और जीवन व संपत्ति की रक्षा करना। सहयोग। सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों का समाधान करना। तकनीकी नवाचार, IoT और डिजिटल नेविगेशन जैसे आधुनिक समाधानों को बढ़ावा देना। प्रशिक्षण और सहायता, खासकर विकासशील देशों को नए नेविगेशन तकनीकों का लाभ देने के लिए प्रशिक्षण देना। जंगेजूर कॉरिडोर। तुर्की ने आर्मेनिया और अजरबैजान से जांजेजुर कॉरिडोर को खोलने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। जून 2025 को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोआन से मुलाकात की। इस दौरान जांजेजुर कॉरिडोर पर चर्चा हुई। कुछ अपुष्ट खबरों के अनुसार आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्की ने इस कॉरिडोर पर सहमति जताई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांजेजुर कॉरिडोर क्या है? जांजेजुर कॉरिडोर एक प्रस्तावित 43 किलोमीटर लंबा परिवहन मार्ग है, जो आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान 1917 से नागोर्नो कराबाख को लेकर विवाद में हैं। आर्मेनिया में इसे आर्टसाख कहते हैं। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ ज्यादातर जातीय आर्मेनियाई लोग रहते हैं। 2020 के दूसरे कराबाख युद्ध के बाद अजरबैजान ने क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया। नवंबर 2020 के युद्ध विराम समझौते में आर्मेनिया ने अजरबैजान और नाख्चिवान के बीच परिवहन मार्ग खोलने का वादा किया था, लेकिन इसे लागू करने में मतभेद हैं।
इसका उद्देश्य है अजरबैजान के कैस्पियन सागर में बाकू बंदरगाह को अजरबैजान के पश्चिमी हिस्से नाख्चिवान स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ना, जो आर्मेनिया की जमीन से अलग है। यह मार्ग आगे तुर्की तक जाएगा। ये तुर्की को मध्य एशिया और चीन से जोड़ने वाला एक भूराजनीतिक मार्ग होगा, जिसे तुर्किक दुनिया को एक करने के रूप में देखा जाता है। ये मध्य कॉरिडोर का हिस्सा है, जो चीन से यूरोप तक माल परिवहन के लिए एक छोटा और सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा। भारत की चिंताएं। ज़ांज़ेज़ुर कॉरिडोर भारत के चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में किए गए निवेश को प्रभावित कर सकता है। ये कॉरिडोर एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा, जो भारत के मार्ग को कम महत्वपूर्ण बना सकता है। इससे भारत का क्षेत्रीय प्रभाव और मध्य एशिया व यूरोप के साथ व्यापार में उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। ई पासपोर्ट। 24 जून 2025 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा 2.0 की शुरुआत की। उन्होंने इसे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का प्रतीक बताया। इस साल मार्च-अप्रैल से नए पासपोर्ट ई पासपोर्ट के रूप में जारी हो रहे हैं। 2025 में अब तक 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है। ई पासपोर्ट क्या है? ई पासपोर्ट एक ऐसा पासपोर्ट है जो कागज और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का मिश्रण है। इसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एक एंटीना होता है, जो पासपोर्ट के अंदर एम्बेड किया जाता है। इस चिप में पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा, जैसे नाम, पासपोर्ट नंबर, जन्म तिथि, फोटो और उंगलियों के निशान सुरक्षित रूप से स्टोर होते हैं। ई पासपोर्ट की तकनीक। इसकी सुरक्षा के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये चिप एनक्रिप्टेड होती है, जिससे पासपोर्ट को जालसाजी और धोखाधड़ी से बचाया जा सके। ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के अनुरूप है, जिससे ये दुनिया भर में मान्य है। ई पासपोर्ट के फायदे। चिप में डेटा को कॉपी करना या बदलना बहुत मुश्किल है। इमिग्रेशन काउंटर पर कॉन्टैक्टलेस स्कैनिंग से पासपोर्ट की जांच तेजी से होती है, जिससे समय बचता है। ये पासपोर्ट वैश्विक स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं और ऑटोमेटेड ई-गेट्स पर काम करते हैं। एडवांस्ड एन्क्रिप्शन तकनीक से डेटा सुरक्षित रहता है, जिससे नकली पासपोर्ट का खतरा कम होता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।